हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? होप यू ऑल आर वेल. टुडे नाउ वी विल स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. बच्चों, इस टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा कि दो तरह के नेशंस हैं. एक तो था विक्टोरियन ब्रिटेन की तरह के नेशन और एक था अमेरिका के तरह के नेशन. हम पहले लेते हैं विक्टोरियन ब्रिटेन, क्योंकि विक्टोरियन एरा चल रहा था. ब्रिटेन जैसे नेशन में लेबर बहुत सस्ता था, अबाउंडेंस में लेबर अवेलेबल था. अब लेबर चीप है और अवेलेबल भी है और लोगों को टेक्नोलॉजी पर डाउट है, तो ऑब्वियसली लेबर का ही यूज़ होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ऊपर लोगों को अभी एकदम से विश्वास नहीं हुआ था. अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए उसी के साथ साथ इन मैनी इंडस्ट्रीज़ डिमांड फॉर लेबर वाज सीजनल. इंडस्ट्रीज़ में लेबर की डिमांड भी बच्चों सीजनल थी. जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर क्रिसमस आया है तो बुक प्रिंट करवाना है, तो क्रिसमस के साथ साथ एक्स्ट्रा लेबर लगता है और बाद में लेबर फ्री हो जाता है. ब्रिटेन या पूरी दुनिया में सीजनल रिक्वायरमेंट होती थी. उनके लिए लोगों को लगता था कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके वो भी डाउटफुल इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्रीज़ में क्या फ़ायदा होगा. वो ट्रेडिशनल लेबर से ही अपना काम चला रहे थे. अब बच्चों, दूसरा पॉइंट ये था कि मार्केट जो थी वो एरिस्टोक्रेट्स की थी, रॉयल लोगों की थी, अमीरों की थी. और अमीरों को मास प्रोडक्शन का सामान खरीदना नहीं पसंद आता था, क्योंकि नई इंडस्ट्रीज़ में तो मास प्रोडक्शन ही होता था. एक चीज़ बन गई और उसी की कॉपीज़ बनती जाती थी. राइट बच्चों? तो एक्चुअली में मास प्रोडक्शन की डिमांड ब्रिटेन में कम थी. एरिस्टोक्रेट्स को चाहिए था हाथ से बना सामान. दे वांट बेटर फिनिश्ड एंड केयरफुली डिज़ाइंड हैंडमेड थिंग्स. तो ये चीज़ें ट्रेडिशनल लेबर ही बना सकता था बच्चों, मशीनों से नहीं. मशीन्स वर oriented to producing uniforms standardized goods for a mass market. ये कंडीशन थी विक्टोरियन ब्रिटेन की. अब हम बात करते हैं कंट्रीज़ लाइक अमेरिका. अमेरिका की एक ऐसी कंट्रीज़ में हैंड लेबर की बहुत कमी थी. अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में मतलब चाहते हुए भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो अकोमोडेशन ऐसी कंट्रीज़ में बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से मिला था. इंडस्ट्रीज़ आर मोर कीन ऑन यूजिंग द मैकेनिकल पावर टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ ह्यूमन लेबर, क्योंकि अमेरिका में लेबर ही नहीं था. बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लाइफ ऑफ द वर्कर्स. यहाँ हम ब्रिटेन की ही बात कर रहे हैं. वहाँ लेबर अबाउंडेंस में अवेलेबल था, लेकिन जैसे जैसे कंट्री साइड में फार्म्स जो थे वो श्रिंक होते जा रहे थे, वैसे वैसे लोग शहरों में जाते जा रहे थे. जैसे ही जॉब का कंट्री साइड में पता चलता, कंट्री साइड के लोगों को, किसानों को पता पड़ता था, तो हज़ारों में लोग शहर की तरफ भागते थे इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए. पर उन लोगों को काम मिलना बच्चों इतना आसान नहीं था. जिनके किनशिप रिलेशंस थे, क्लोज रिलेशंस थे, जिनके फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे शहरों में, टाउन्स में, उनको तो रेफरेंसिंग से जॉब मिल जाती थी.
अभी भी कुछ बदला नहीं है बच्चों, अभी भी आज भी ऐसा ही कुछ होता है। जिनके सोशल रिलेशंस नहीं थे उनको जॉब मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। वे जॉब ढूंढते ढूंढते ब्रिजेस के नीचे रातें निकालते थे, कभी सोते थे नाइट शेल्टर्स में, कभी नाइट रिफ्यूजीज़ में सोते थे, या कभी कैजुअल वार्ड में। ये आपको पता ही होगा कि लेबर वर्क सीजनल होता था। अगर नौकरी मिल भी गई तो गारंटी नहीं है कि वो काम कितने दिन चलेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट कम होता था तब तक ही रखता था, वरना इंडस्ट्रियलिस्ट काम होता था तब तक रखता था, वरना फिर टाटा बाय बाय कर देता था। फिर लेबर वो दूसरी जॉब ढूंढता था बेचारा परेशान होके, जो सीजनल हो। वो ये सोचता था कि मुझे सीजनल ना मिले तो ज़्यादा बेटर है, जहाँ से उसको नौकरी से दोबारा निकालना ना जाए। ये दो प्रॉब्लम्स थी। अब 19th सेंचुरी आते आते वर्कर्स की वेजेस तो बढ़ गई थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ आ गई थी, टेक्नोलॉजी आ रही थी, सिचुएशन भी थोड़ी सुधर गई थी। पर इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। इसके भी कुछ रीज़न्स थे। वेजेस तो बढ़ गए, लेकिन कमोडिटीज़ के जो प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे। ब्रेड का, शुगर का, ऑयल का, और भी जो लोगों को रोज़ की कमोडिटीज़ थी उन सब के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और वेजेस जो थे, वेजेस भी बढ़ रहे थे, लेकिन उन वेजेस के बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों न के मतलब दोनों जो थे वो एक दूसरे को लेकर नहीं चल पा रहे थे। बढ़ते वेजेस बढ़ती कीमतों के बराबर नहीं थे। इसकी दूसरा प्रॉब्लम था कि एवरेज डेली इनकम नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि सीजनल वर्क था। अगर साल में 3 महीने ही काम कर रहे थे तो बाकी के 9 महीने काम नहीं मिल रहा था, तो एवरेज डेली इनकम कम हो रही थी, क्योंकि साल के दिन तो उतने ही थे, तो लोगों के वेजेस भी बढ़े पर उनको उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इनफैक्ट 19th सेंचुरी के आते आते अर्बन की 10% पॉपुलेशन ब्रिटेन की एक्सट्रीमली पुअर कैटेगरी में आती थी। अनएम्प्लॉयमेंट 35 से 75% के बीच में आने लगा था। ऐसा नहीं है कि जो हालात वो सुधरे नहीं हैं, हालात धीरे धीरे सुधरे हैं वहाँ। बाय 1840s तक हम अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन में चले गए थे, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे स्टेशंस। ये कमिंग टू डेवलप प्रोसेस, इन सब में वर्कर्स की ज़रूरत पड़ी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती गई। थोड़ा थोड़ा करके एम्प्लॉयमेंट 1840 के आते आते डबल हो गई। बच्चों, नाउ वी विल कम ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन colonies, the age of Indian textiles. Before industrialization came to India or different parts of the world, Indian textiles such as cotton and silk are very very famous in the world. हमारे सिल्क ने और कॉटन ने इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेशन बना रखा था। वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स ने जहाँ पर कोर्स कॉटन प्रोड्यूस होता था, मतलब कोर्स कॉटन यानी थोड़ा मोटे क्वालिटी का कॉटन होता था, वो प्रोड्यूस करते थे। बट द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन वॉज प्रोड्यूस्ड ओनली इन इंडिया। इट वॉज वर्ल्ड फेमस। दुनिया में हर कंट्री को इंडियन कॉटन चाहिए होता था, इंडियन सिल्क चाहिए होता था, इंडियन कॉटन फाइन कॉटन होता था। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसने बाकी कंट्रीज़ जैसे ब्रिटेन, इट बूम द प्रोडक्शन इन इंडिया व्हेन इट केम, इट डिड नॉट डू सो वेल इन स्टार्टिंग। वाई? उसके बारे में हमें पढ़ना होगा।
पहले हम ये देखेंगे कि कॉटन और सिल्क को कहाँ से हम एक्सपोर्ट करते थे। तो पंजाब वाला जो रीजन, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, फ्रॉम वेयर वी यूज टू एक्सपोर्ट अफगानिस्तान, ईस्ट पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया, फ्रॉम सूरत, which one of the part of Gujarat connected India to the Gulf and Red Sea ports, Mediterranean Sea, साउथ ईस्ट एशिया में जाता था। हमारे यहाँ मसूलीपट्टनम पोर्ट से, हुगली पोर्ट से एक्सपोर्ट होता था। अब स्टेक होल्डर की बात करेंगे तो हमारे प्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स थे, कौन कौन से लोग से जिनका योगदान था। सबसे पहले हमारे फार्मर्स थे। अगर फार्मर्स कॉटन प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फ्रॉम वेयर वी गेट फाइन थ्रेड ऑफ कॉटन और एनी मर्चेंटाइल। दूसरे थे वीवर्स, ये कपड़ा बुनते थे। नाउ आफ्टर वीवर्स weave clothes, we used to have two kinds of merchants. One merchant is supply merchant and one is export merchant. Supply merchant का काम होता था कि जो पोर्ट्स के पास वाले टाउन हैं उन टाउन्स को कनेक्ट करे इनलैंड रीजन से, टू कनेक्ट द पोर्ट एंड टू द इनलैंड रीजन सप्लाई मर्चेंट्स। इसी के साथ लोन भी देते थे। ये वीवर्स को लोन देते थे सो दैट वीवर्स कैन स्टार्ट प्रोडक्शन। दूसरा, एक्सपोर्ट मर्चेंट्स पोर्ट पर होते थे और वे एक्सपोर्ट की प्रोसेस को देखते थे। सप्लाई मर्चेंट्स आर मोर रिलेवेंट इन इनलैंड एरिया एंड एक्सपोर्ट मर्चेंट्स आर रिलेवेंट एट पोर्ट सिटीज़। अब और स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं। अब आते हैं ब्रोकर्स। ब्रोकर्स का काम होता था डील करवाना। वो डील करवाते थे जो लोग पोर्ट सिटीज़ पर टेक्सटाइल लेने आते थे और मर्चेंट्स के बीच में उसके बाद होते थे बिग शिपर्स, पीपल हु ट्रांसपोर्ट आवर टेक्सटाइल टू डिफरेंट नेशंस so that we can have our profit. अब 1750 से इन सब में डिक्लाइन आना शुरू हो गया था। their network was breaking down. Why? Because European power means Britain was making its hold very strong in Indian market. Now Britain wanted to compete in India. ब्रिटेन ने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई, ट्रेड को मोनोपोलाइज कर दिया। इस मोनोपोलाइजेशन हम बाद में समझेंगे। धीरे धीरे करके जो रूट कोर्स थे, मतलब कि हमारे बैंकर्स जो लोगों को लोन देते थे और उन लोन्स के बलबूते पे हमारे जो प्रोडक्शन का सिस्टम चल रहा था, लोकल बैंकर्स के जरिए ये लोकल बैंकर्स धीरे धीरे डिस्टर्ब हो गए। तो ब्रिटिशर्स ने ट्रेड कंसेशन करना शुरू कर दिया और जहाँ माल सस्ता मिलेगा ऑब्वियसली लोग वहीं जाएंगे। कंसेशन के साथ, मोनोपोलाइज करने के साथ पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई थी ब्रिटिशर्स ने, ताकि इंडियन मार्केट को पूरा कैप्चर्ड कर सके। अब बच्चों, बाद में क्या हुआ कि डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड पोर्ट एंड द राइज ऑफ द न्यू वंस। उन्हें एक बात समझ में आ गई थी ब्रिटिशर्स को कि जो हमारे इस्टेब्लिश पोर्ट हैं, एग्जाम्पल सूरत एंड हुगली, यहाँ पर उनकी दाल नहीं गलने वाली है। They can't do their business here because they had already established network. Merchants and weavers and stockholders के बीच में उनकी नहीं चलने वाली थी। ब्रिटिशर्स ने एक स्ट्रेटेजी बनाई, उन्होंने अपनी एक नीति बनाई। उन्होंने सोचा कि अब हमें अपने नए पोर्ट्स बनाने होंगे। वो नए पोर्ट्स बने बॉम्बे एंड कलकत्ता।
जैसे जैसे बॉम्बे एंड कलकत्ता ऊपर होता जा रहा था, वैसे वैसे ट्रेड फ्रॉम इनिशियल पोर्ट सच एज सूरत एंड हुगली वेंट डाउन। वहाँ का बिजनेस धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। बच्चों अब हम आएंगे व्हाट हैपन टू वीवर्स, सिचुएशन ऑफ द वीवर्स। बच्चों वीवर्स की सिचुएशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत ख़राब हो गई थी। एज सुन एज द ब्रिटिशर्स केम, उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ तो टेक्नोलॉजी है, वी कैन ब्रेक देयर ट्रेड सिस्टम एंड इस्टेब्लिश्ड आवर ओन। ये इतना आसान नहीं था, बिकॉज इन आवर कंट्री देयर वॉज नॉट ओनली इंडियन मर्चेंट्स, देयर वर फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज मर्चेंट्स ऑल्सो। यूरोपियन पावर्स का कंपटीशन सिर्फ इंडियन मर्चेंट से ही नहीं था। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि बीच में जो एक्सपोर्ट मर्चेंट है और जो सप्लाई मर्चेंट है, जो मिडिल मैन है, इनको मिडिल मैन कहा जाता था, इनको हटा देते हैं। लेट्स स्टार्ट पेइंग समबडी फॉर द एंटायर प्रोसेस। उन्होंने सोचा कि हम इस प्रोसेस के लिए किसी और को पैसे देंगे, एंड दैट पेड सर्वेंट वॉज नोन एज गोमास्तास। ये जो गोमास्तास थे, ये पैसा लेकर काम करते थे। अब ये सिस्टम बन गया था कि गोमास्ता पेड सर्वेंट बन गए। अब प्रॉब्लम ये थी कि पुराने एक्सपोर्ट मर्चेंट और सप्लाई मर्चेंट, दे यूज टू बी फ्रॉम वीवर्स विलेजेस। ये विलेजर्स के गांव के, मतलब जो वीवर्स थे उनके गांव के होते थे ये। तो ये आपस में भाईचारा बनाए रखते थे, आपस में बहुत अच्छे से रहते थे। दे यूज टू बी वेरी फ्रेंडली विथ वीवर्स। कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो दे वुड हेल्प देम, दे वुड कंडक्ट वीवर्स इन अ वेरी गुड मैनर। द बिहेवियर ऑफ दिस merchants with weavers was very good, but their paid servants were only interested in salary and the incentives they that they were getting from European powers। तो अगर कभी कभी क्लैशेस होने का कोई प्रॉब्लम होता भी था तो गुमास्ता सर्वेंट सिपाही लेकर पहुंच जाते थे वीवर्स को कंपेल करने के लिए कि आपको तो हमें कपड़ा देना ही पड़ेगा, सो दैट वी कैन अर्न प्रॉफिट। सो दे वर वेरी रूड टू द वीवर्स ऑफ द विलेजर्स। अब सेकेंड प्रॉब्लम ये आई कि यूरोपियन पावर्स ने लोन दिया। ब्रिटिशर्स ने कहा कि बिफोर द प्रोडक्शन यू वांट मनी। उन्होंने कहा वीवर्स को कि अगर हम तुम्हें लोन देंगे तो हमारी कंडीशंस रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। आफ्टर यू हैव डन योर प्रोडक्शन और मेड द क्लॉथ, देन यू कांट सेल इट टू एनीबडी एल्स। इससे पहले वीवर्स के पास बहुत ज़्यादा बार्गनिंग पावर होती थी, वो अपनी मन की मर्जी करते थे। जो ज़्यादा दाम देता था, फिर चाहे वो डच हो या फ्रेंच हो या पोर्टुगीज़ हो या कोई इंडियन मर्चेंट हो, उसे वो अपना कपड़ा बेचते थे। नाउ दे हैव लॉस्ट देयर बार्गनिंग पावर। अब चूँकि वो अंग्रेज़ों से लोन लेने लगे थे, इसलिए उनके अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ रहा था। अब गोमास्ता वर कंसीडर्ड एज आउट, मतलब कि आउटसाइडर। दे वर पेड सर्वेंट, दे वर नॉट फ्रॉम अवर इंटरनल रिलेट, they did not care about the problems of weavers, they had no social link to villagers। Weavers were now given less and less time to complete their work। why? Because Britishers believed in more and more profit। so weavers के साथ क्या प्रॉब्लम थी और उन्हें कितना टाइम चाहिए, उन सब पे अब एक वॉच डॉग की तरह गुमास्ता को बिठाया गया था। दे वर एलिगेंट, दे वर रूड, इवन समटाइम दे हरेस द वीवर्स टू गिव देम द क्लॉथ। एक और प्रॉब्लम थी कि ब्रिटिशर्स ने जैसे ही
इनका जो इनकी मोनोपोली हो गई थी, मतलब कि ब्रिटिशर्स ने पूरा प्रोडक्शन अपने हाथ में ले लिया था। अब जब पूरा प्रोडक्शन सिस्टम अपने हाथ में ले लिया और कपड़े के प्राइजेस कम कर दिए, तो वीवर्स को कम प्राइजेस में भी कपड़ा देना पड़ रहा था, क्योंकि अब कोई मार्केट में बायर ही नहीं बचा था। अब वीवर्स की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई थी। अब बहुत सारे रीजंस की वजह से वीवर्स स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स अदर विलेजेस वेयर दे हैड सम फैमिली रिलेटिव्स। उन्होंने सोचा कि अब हम अपने परिवार और रिलेटिव्स के पास जाते हैं तो वहाँ हमें कुछ हेल्प मिल जाएगी। कुछ विलेजर्स बिगेन वर्किंग एज एग्रीकल्चर लेबर, क्योंकि वीवर्स को काफ़ी हरासमेंट हो रहा था। ये स्थिति थी हमारी कंट्री के वीवर्स की आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो नाउ बच्चों, द रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल रीड in the next session. Thank you.